अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ विशाल शाकिर। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी सीआरपीसी को पढ़ने के जो मियाँ साहब की गाइडेंस के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। इट वाज टू डिवाइड द सीआरपीसी बिटवीन प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स एंड पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स, जिसके अंदर आपका ट्रायल भी इंक्लूड होगा और बाकी जितनी प्रोसीडिंग्स भी हैं वो भी इंक्लूड होंगी। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के ऊपर हमने कुछ बात की थी। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स के ऊपर, बिलखसूस अपील्स के ऊपर। तो मियाँ साहब से के बात करते हैं और देखते हैं कि क्या पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स पे आज हम अपील के अंदर सीखेंगे। सामने तो मियाँ पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स एंड अपील बिलखसूस, क्या इसके बारे में आप गाइडेंस देंगे हमारे व्यूज़? विशाल, मैं ना असल में कल रात बैठा तैयारी करने लगा और पहली ख्वाब में हमारे जो इस पूरी की पूरी वीडियोस के करता धरता है सामिर शाकिर साहब, अ वेरी यंग अटर्नल। मैं कहा सर आपकी वीडियोस में ऑडियंस अटेंशन नहीं रखती, ऑडियंस ज़्यादा देर नहीं आपकी, तो आप कुछ इस तरीके से वीडियो बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो ना उस वीडियो को देखें। तो उसी कोशिश के अंदर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैंने और विशाल ने एक वीडियो बनाई थी 249A के ऊपर, जस्टिस जमाल खान मंदो के साथ की जो जजमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट। अच्छा, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि जस्टिस जमाल खान मंदो साहब खेल साहब कहते हैं कि 249A जो है एट एनी स्टेज ऑफ द इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो कर दी जाती है, एक्सेप्ट हो सकती है, एंटरटेन हो सकती है। ये ट्रायल कोर्ट की सुओ मोटो पावर्स हैं। सो उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर 249A आपकी एक्सेप्ट हो जाए तो व्हाट रेमेडीज यू हैव अंडर द लॉ। और मैं रिसर्च कर रहा था, उस रिसर्च के दौरान एक जजमेंट मेरे दिमाग में सादिक मोहम्मद खुरम साहब की जजमेंट है, 2024 LHC 6200। द टाइटल इज मोहम्मद सरफराज वर्सेस द स्टेट। अच्छा, जब मैं इस जजमेंट को पढ़ता हूं ना विशाल, तो ट्रस्ट मी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे नॉलेज में आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिली हैं इस जजमेंट से। कैसे? फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक फुल फ्लेज ट्रायल के बाद एक्विटल हुआ है तो आपके पास कौन कौन सी पोस्ट ट्रायल जो रेमेडीज अवेलेबल हैं। अगर आपका ट्रायल फुल फ्लेज नहीं हुआ, 249A एक्सेप्ट हुई है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। सो इस प्रोपोजिशन को केटर करने के लिए मैं इसी केस की प्रोपोजिशन लाता हूं। होता ही है, एक केस FIR दर्ज होती है और फर्दे जुर्म लग जाता है इसके अंदर, और फर्दे जुर्म लगते साथ ही जो वकील साहब है वो 249A मूव कर देते हैं और जज साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो कंप्लेनेंट काउंसिल है वो क्या करता है, फौरन से पहले निगरानी फाइल कर देता है 439 के तहत टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। अच्छा, जब मैंने ये देखा, प्रोपोजिशन को देखा, तो मैंने कहा इक्विटल हुआ है तो निगरानी क्यों आई है। लेकिन वो जब निगरानी आई तो मैं जब उस जजमेंट को पढ़ रहा था, उस जजमेंट को पढ़ने के दौरान होता क्या है कि जो एडिशनल सेशन जज साहब है वो उस निगरानी को एक्सेप्ट करते हुए डायरेक्शन देते हैं ट्रायल कोर्ट को कि इसका जो ट्रायल है वो रीट्रायल किया जाए, एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। अब इस ऑर्डर को 561A के अंदर, क्रिमिनल मिसलिनियस M के अंदर, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसे असेन किया जाता है, जो कि सादिक मोहम्मद खुरम साहब के साथ पास जो है ना वो केस आता है। अच्छा, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जैसे सादिक मोहम्मद खुरम साहब इस प्रोपोजिशन को ले आउट करने के बाद कहते हैं ये देखना पड़ेगा इस यहां पे कि अगर 249A इज इक्विटल तो देन हाउ निगरानी इज मेंटेनेबल, क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपको किसी भी सीआरपीसी के ऑर्डर के अंदर आपको यानी किसी भी ट्रायल के अंदर आपको इक्विट किया जाता है तो तब आपको रेमेडी कौन कौन सी अवेलेबल है। सो हियर कम्स द प्रोपोजिशन और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट इक्विटल, criminal revision for enhancement of sentence, and the most important one is petition for special to leave to appeal. So ये 4 सिनेरियोज हैं, 4 प्रोपोजिशंस हैं, 4 सर्कमस्टांसेस हैं जिनको पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स जो है वो केटर करती हैं।
सबसे पहले मैं आ जाता हूं। जस्टिस सादिक मोहम्मद खुरम साहब कहते हैं कि जब आपको ऑनरेबल इक्वेटर 249A मीन्स एट एनी स्टेज ऑफ द केस after hearing the prosecutor and there is no probability of accused being convicted of that offense, a person can be acquitted. So once you are acquitted, there comes the question, आपके ऊपर 439 सबसेक्शन 5 का बार है। 439 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जब भी आपकी अपील एक्विटल का ऑर्डर होगा, आपकी रिविजन इज नॉट मेंटेनेबल। पहली बात हो गई। सो मीनिंग देयर आपका फुल फ्लेज एक्विटल हुआ, आपकी 249A एविडेंस रिकॉर्ड करके या बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए हुए आपने निगरानी फाइल की, दैट इज नॉट मेंटेनेबल, नंबर 1। देन व्हाट इज द रेमेडी अदरवाइज अवेलेबल? देन यू हैव अपील अगेंस्ट इक्विटल। अच्छा, अपील अगेंस्ट इक्विटल को समझने के लिए यहां पर बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें मैं आपको बताता हुआ चल। अपील अगेंस्ट इक्विटल के कंटोर्स को अगर समझना है, अपील अगेंस्ट इक्विटल के डोमेन को अगर समझना है, अपील अगेंस्ट इक्विटल की ग्राउंड्स को अगर समझना है, अपील अगेंस्ट इक्विटल के अंदर जज किन चीजों को देख रहा होता है, तो उसके अंदर एक ही जजमेंट सबसे कमाल किया दिया बाय ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा, पीएडी 2019, सुप्रीम कोर्ट 261, खतीजा सिद्दीकी बनाम शाह हुसैन वगैरह। इसमें जज साहब ने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा कहते हैं, एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम में विशाल वैसे भी accused is a favored child of law, presumption of innocence is with him, और आर्टिकल 117 QSO कहता है e qui affirmat non e qui negate incumbent probatio, he who asserts must prove it, he who denies need not to prove it. So presumption of innocence मुल्ज़म के पास एक और है ही है। अच्छा, once he is acquitted of the charge, then he got double presumption. One inherent presumption and the second presumption by court of law that has been acquitted by that person. So acquittal की जो एप्लीकेशन है, जो अपील अगेंस्ट एक्विटल है, उसके अंदर डोमेन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज बताओ, एवरी अपील अगेंस्ट एक्विटल must be filed in the honorable high court, respective high courts. That's what section 417 says. The most interesting thing is, for instance, आपका ट्रायल आया, ट्रायल के साथ आपकी प्राइवेट कंप्लेंट आ गई, सो आपकी कंसोलिडेटेड जजमेंट आई जिसमें विशाल को प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर बरी कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे? दैट प्रोपोजिशन इज ऑल्सो केटर्ड बाय 417 सबसेक्शन 2, पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील, जिसको हम लोग फौजदारी जुबान में जब हाईकोर्ट में बात करें तो PSL लेकर आ जाता है कि जब भी आपको एक्विटल किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट PSL भी फाइल होती है। और अदरवाइज 417 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील फाइल करता है। 417 2 के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट के अगेंस्ट जब एक्विटल होगा तब अपील आएगी, PSL आएगी, पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे ऐड की गई, दैट इज 417 सबसेक्शन 2A, एनी पर्सन aggrieved of the order of the acquittal, he can also file the appeal against acquittal. So that is what the appeal against acquittal is all about. So appeal against acquittal is always and always filed by the किसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल कर सकता है, एनी पर्सन एग्रीव फाइल कर सकता है, और अगर प्राइवेट कंप्लेंट में एक्विटल होगा तो आप PSL फाइल कर सकते हो। दैट इज व्हाट द 417 अपील अगेंस्ट एक्विटल का डोमेन आ गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा इसकी ग्राउंड्स क्या होंगी, 2 बैरियर्स आपने क्रॉस करने हैं विच आर क्लियरली पोस्टुलेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खतीजा सिद्दीकी केस, और एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का और एक्विटल का। सो दिस इज वन डोमेन। दूसरा डोमेन आपके पास आ जाता है जो आपके पास आती है अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। 410 के अंदर आप फाइल करते हैं अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कि आप समझते हैं कि आपको डेथ पेनल्टी दे दी गई, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई, आपको 14 साल सजा दी गई, एंड यूर एग्रीव फ्रॉम दैट, सो आप अपील फाइल करते हैं। अच्छा, जब आप अपील की बात, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की बात करेंगे तो यहां पे 2 किस्म की अपील्स आती हैं। एक अपील आती है आपकी 410 के तहत, एक आपकी जेल अपील भी आती है जो विद इन 7 डेज आपने जेल से फाइल करनी होती है। सो वो आपकी वो भी आ जाती है, उसको नंबर अलहदा लगता है जेल अपील को। इंडिपेंडेंट अगर आपने की है उसको नंबर अलहदा लगेगा। सो मेरे से अगर आप ये पूछो कि जी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की क्या
स्ट्रिक्टो सेंसो व्हाइट एंड ब्लैक में अगर मैं कोई आपको ग्राउंड्स बताऊं तो वही नॉर्मल ग्राउंड्स है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, जज साहब अर्ड इन लॉ, उसके बाद एविडेंस को प्रॉपरली अप्रेज नहीं किया गया, उसके बाद चार्ज गलत फ्रेम किया गया, तो वो फॉर्मल सी प्लीडिंग्स होती हैं. बट अगेन व्हेन आई से फॉर्मल सी प्लीडिंग्स होती है डज नॉट मीन प्योरली फॉर्मल कि आपने टेम्पलेट छापा, नाम शाम बदला और फाइल कर दिया. नो, इट हैज टू बी विद रेफरेंस टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. सो वो आप अपनी ग्राउंड्स लेके प्लीडिंग्स के अंदर आप अपनी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन फाइल करते हैं. अच्छा, यानी अगर मुझे बरी कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट अपील अगेंस्ट एक्विटल फाइल कर दी एग्रीव बंदे ने या कंप्लेनेंट ने, ठीक है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने. अच्छा, अगर मुझे सजा हो गई तो मुल्जम ने अपील फाइल कर दी. फॉर इंस्टेंस अगर ये देखा जाए कि मुद्दई ये समझता है सजा कम हुई है और मैंने इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए जाना है, तो देन यू हैव द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर 439 टू फाइल अ पिटिशन, जहां पे आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन फाइल करते हैं कि ये जो सजा आपने दी है इसके अंदर डेथ होनी चाहिए थी, आपने लाइफ दी है. इसके अंदर लाइफ होनी चाहिए थी, आपने 10 साल सजा दी है, 5 साल दी है, 4 साल दी है. सो आप अपनी, और अगेन इसकी भी वही ग्राउंड्स होंगी कि मैंने ये एविडेंस प्रेजेंट की, मेरे गवाह तमाम के तमाम कंसिस्टेंट थे, मेडिकल एविडेंस, ऑकुलर एविडेंस जो इन लाइन विद ईच अदर थी, लेकिन जज साहब ने इसके अंदर सजा कम दी जबकि इसके अंदर सजा होनी चाहिए. सो ऑल इन ऑल एक्यूमुलेटिवली अगर विशाल इन सारों को देखो, चाहे 249A के बाद इक्विटल हो, चाहे फुल फ्लेज ट्रायल करने के बाद आपका इक्विटल हो 249A या 265 के, तो आपके पास ब्रॉडली 5 किस्म की पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स है. आपके पास अपील अगेंस्ट इक्विटल है, आपके पास अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है, आपके पास क्रिमिनल रिविजन है, आपके पास एमआर है, आपके पास जेल अपील है. सो ये 5 की 5 रेमेडीज आपकी अक्रू होती हैं और इनको रेलेवेंट लॉ जो वो डील करता. सर, जब हम अपील की बात करते हैं तो एक जनरल पर्सपेक्टिव भी आता है कि आप एक पूरे कोर्स ऑफ लॉ से गुजर के हैं, एक रिगरस ट्रायल आपने फेस कर ली है, कंप्लेनेंट ने भी और एक्यूज ने भी. फिर सवाल ये खड़ा होता है जनरल पब्लिक से कि इंसाफ मिलता नहीं है, और आप एक नेक्स्ट फोरम पे चले गए, फिर आप एक नेक्स्ट फोरम पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. तो जब एक नीचे सारी ट्राई कोर्ट ने हर एविडेंस को देखी है, सुपीरियर कोर्ट एविडेंस में मुदाखलत नहीं करती, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं करती, एक पूरा ट्रायल चला गया. वाई इज देयर अ नीड कि अब आप एक्विटल के खिलाफ या कन्विक्शन के खिलाफ अपील में कोर्ट फोरम पे जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ साल चले हैं. जैसे अभी भी हमने लास्ट वीडियो में बात की कि एक बेंच, ऑनरेबल जो बेंच है हाई कोर्ट का, वो 2025 जो 23-24 की अपील तक पहुँच गया. अदरवाइज तो अपीलें बहुत ज़्यादा पेंडिंग है. तो डोंट यू थिंक कि ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिससे केस लोड बढ़ रहा है और पब्लिक में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है? अच्छा विशाल, आई बेग टू डिफर ऑन अकाउंट. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, स्टैटिस्टिकली आप जरा ना डेटा उठा के देखो. हमारी जो मैडम चीफ जस्टिस है, हर लेडीशिप मिस जस्टिस आलिया नीलन साहिबा, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आई हैं हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. और जो बात आपने कही है ठीक है, अपील लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अपीलें वगैरह पड़ी नहीं है, लेकिन आप ये देखो एट द सेम टाइम कि कितनी और लिटिगेशन जो है वो भी सेटल होने लगी है. मर्डर रेफरेंस की अपीलें आप देख लो, अदरवाइज अपीलें देख लो, और स्पेशल डीबीज बना दी गई हैं जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली यानी वो बाकायदा अपीलें फिक्स हो रही. सो वो जो बात है ना, देखो जो आपने सवाल किया था उसको मैं इस तरह केटर करता हूँ. इकोनॉमिक्स के अंदर या जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल सर्कल्स हैं, वहाँ पे ये डिबेट ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान में 3 टियर लीगल सिस्टम होना चाहिए या 2 टियर लीगल सिस्टम होना चाहिए. वो डिबेट एग्जिस्ट करती है एंड पीपल डू टॉक अबाउट दैट. However, given the circumstances, if the trial is conducted by the court of magistrate, तो हमारे पास एटलीस्ट 4 टियर लीगल जो मैकेनिज्म है, रेमेडीज, यानी आप सेशंस में अपील करोगे, आप उसके बाद हाई कोर्ट में आओगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में जाओगे, तो ये डिबेट जरूर है कि एक आधे टियर को कम करना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट कि जो गिवन द सर्कमस्टांसेस जो है उसके अंदर हमारे जो ऑनरेबल सुपीरियर जुडिशरी है, एटलीस्ट खुदा की कसम मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, व्हेन यू गो टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यू फील लाइक पुलिंग योर हेयर्स कि मैं किधर आके आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं. बट उसी वक्त वो चीज़ नलिफाई हो जाती है व्हेन यू गो टू द सुपीरियर कोर्ट्स, बी दैट में इट्स योर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और द सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. वहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है, लॉ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. नीचे तो मक्खी पे पक्की मारने लगे हुए हैं सारे. सो दैट्स हाउ इट इज.
सर इस मक्खी मक्खी मारने पे एक वो याद आता है कि हम लॉ जब स्कूल में थे तो बात करते थे कि ट्रायल इज़ काइंड ऑफ एडवोकेसी जहाँ पे आर्टिस्ट जो है आर्ट अपना डेवलप करते हैं, और जो एपेलेट एडवोकेसी है स्मॉल लाइक आर्ट क्रिटिक जहाँ पे से उसमें से गलतियाँ निकालते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपील की है, 700 से ज़्यादा आपने मर्डर ट्रायल्स किए हैं। किस एडवोकेसी में आपको ज़्यादा मज़ा आया है, कि आर्टिस्ट बन के मज़ा आता है या आर्ट क्रिटिक करते हैं मज़ा आता है? यार देखो विशाल, इट डिपेंड्स। देखो एक एक फौजदारी वकील उस वक्त तक अच्छा फौजदारी वकील नहीं बन सकता जब तक कि वो ट्रायल पे पूरी कमांड हासिल नहीं कर लेता। लेकिन ये बात भी दर हकीकत दुरुस्त है कि आप मरते दम तक ट्रायल पे पूरी अबूर नहीं हासिल कर सकते। सो ट्रायल जो है वो तो अल्टीमेट पिनैकल है, ट्रायल का कोई मुकाबला नहीं है, ट्रस्ट मी। यानी आप भी करते हो ट्रायल, आई डोंट डू इट एनी मोर, बट आप देखो कि जिरा तैयार करना, गवाहों को अपनी उंगलियों पर नचाना, ये सारे जो मज़े हैं ना, ये वो आपको ट्रायल में मिलते हैं। एपलेट के अंदर तो आप लोगों का जो गंद होता है उसको हम साफ कर रहे होते हैं, कि हमसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वी दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वीडियो करनी थी, लेकिन चलो अब यहाँ पे बात आपने छेड़ी है तो मैं छेड़ देता हूँ। एक जजमेंट है जस्टिस आसिफ सिंह खान खोसा की, और वो जजमेंट पढ़ने से ताल्लुक रखती है इस पॉइंट के ऊपर है। एक ऑनरेबल जज थे, उन्होंने एक बेल मैटर के ऊपर कोई 10-20 सफ़ों 30 सफ़ों की जजमेंट लिखी। तो उस जजमेंट को जब असेल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें उन्होंने बताया कि T20 मैच, यानी उन्होंने लॉ और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन बनाया, डॉन ब्रैडमैन का और मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर का, और पाकिस्तान से नहीं आई थिंक इन लोगों इन क्रिकेटर्स का जिक्र किया गया। टेस्ट मैच, वनडे, T20 की जरूरत, यानी खेलना कैसे होता है, वनडे कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है। इसी तरह जो मैजिस्टेरियल कोर्ट है उधर वकालत करने का स्टाइल, वकालत करने के ऑपरेटिव जो मैकेनिक्स है वो डिफरेंट है, और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है कोर्ट ऑफ सेशन से, और कोर्ट ऑफ सेशंस वाले ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड सेम गोज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा, हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है डिस्चार्ज के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इट वर्क्स डिफरेंट। Sir, before winding up the video, do you believe that an appellate lawyer can be a better trial lawyer? No, no, not at all, never, never। और अगर कोई क्लेम करता है तो आई रिस्पेक्टफुली हम्बली डिसएग्री दैट। एक ट्रायल का लॉयर अच्छा एपलेट लॉयर बन सकता है, लेकिन एक एपलेट लॉयर जो है वो ट्रायल, नो आई डोंट थिंक सो। दैट इज माय हम्बल सबमिशन। थैंक यू सो मच सर, बड़ा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल इंसाइट के साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। आपके सामने डिफरेंट रेमेडीज हैं। इट्स अ वेरी हार्डकोर लीगल सब्जेक्ट, सो शायद जनरल पब्लिक उससे इतना रिलेट ना कर सके, बट जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा गोल्डन टॉपिक है कि जिस तरीके से अपील का पूरा मैकेनिज्म, पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग का मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और कोर्ट्स के अंदर ऑपरेट किया जाता है। आपने हमारी पूरी बात सुनी। जो भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।